स्टूडेंट अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपने कह सकते हैं कि अलग से एक ब्रांच थी, इसके बारे में अपने बात कर चुके थे। और जो ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो किस तरह से हमारे सामने आता है कि क्या ये ऑर्गेनिक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, उसको बात की। फिर अपने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा और जो विटल फोर्स थ्योरी थी, आने वाले टाइम में जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो विटल फोर्स थ्योरी जो मेन बर्जिलियस ने अपने को कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लैब में सिंथेसाइज्ड नहीं किया जा सकता। ये बर्जिलियस की जो विटल फोर्स थ्योरी का जो मेन हिस्सा था, इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच में एक विटल फोर्स लगता है और इस विटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज्ड नहीं किया जा सकता। मीन्स सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल्स ही होते हैं। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट हुए हमारे पास वॉलर, ये वॉलर क्या कर रहे थे कि जो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की जो रिएक्शंस हैं, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी रिएक्शन से वो करवा रहे थे और उनको देखा कि इस रिएक्शन में जब इसको गर्म किया गया, हीट किया गया उस कंपोनेंट्स को, तो हीट करने पर रीअरेंजमेंट हो गया और रीअरेंजमेंट होकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड हो गया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो नाम दिया इन्होंने यूरिया नाम दिया। तो इससे जो विटल फोर्स जो थ्योरी थी, जो बर्जिलियस की विटल फोर्स थ्योरी थी, वो ख़त्म हो गई। उसकी जो अपने पास जो मान्यता थी वो अब बिल्कुल अपने ख़त्म कर दी। तो अब अपने को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन अभी तक जो काम में आ रही थी वो हमारे लिए क्या हो गई, बेकार हो गई। तो अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन सामने आई, वो नई डेफिनेशन क्या थी, जिसको अपने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जा सकता है। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये तो पहले से बात करते आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स, इन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अपने को पता है हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनसे मिलकर जब बनेगा तो क्या बन जाएंगे इनके डेरिवेटिव्स। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन हमारे सामने आई और इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब जो स्टडी करनी है वो अपने इसी के अकॉर्डिंग अपने करेंगे। तो अपने कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच है और इसके लिए अपने पास अलग से इनकी स्टडी का जो मेथड है वो स्टडी का मेथड भी इसका अलग ही रहता है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल मेथड से जो केमिस्ट्री है उनके साथ इसका किसी भी टाइप का जो रिलेशन थोड़ा अपने बना सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल स्टडी है वो इनकी डिफरेंट टाइप की ही रहती है। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली अपने पास इनकी कंपोजिशन आपने देख ली कि इनकी जो कंपोजिशन है वो कैसी होती है। तो आपने कहा कि इसके कंपोजिशन में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप के डिफरेंट एलिमेंट अपने पास इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने कहा कि कार्बन में जो प्रॉपर्टी है वो कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, जिसके वजह से कैटेनेशन मीन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिससे इन जो एटम का जो नंबर है वो एटम का नंबर क्या हो जाता है, एक लार्ज स्केल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो अपने बात कर चुके थे। नेक्स्ट इसमें जो आती है वो इनकी सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें, सोल्यूबिलिटी की बात करें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सोल्यूबल किस में होते हैं। तो अपने कहते हैं कि बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर नेचर के। तो नॉन पोलर नेचर के होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
ठीक है। तो इनकी जो नेचर है वो नॉन पोलर नेचर होने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अपने बात कर सकते हैं कि जो वाटर है वो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर किस टाइप का है, एक पोलर सॉल्वेंट है और इसके अंदर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर सॉल्युबल कराना है अपने को तो जो सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या लेते हैं अपने, बेंजीन ले लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लेते हैं। तो बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली इनमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपने वाटर में सॉल्युबल करवाने की कोशिश करें तो जनरली इनमें सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ देखना ये है कि अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर नेचर का है, ये ध्यान देनी है अपने को। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर नेचर का हो जाता है तो वो वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये रियरली चांस है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पोलर नेचर के हों। ठीक है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस नेचर के होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं और नॉन पोलर नेचर के हैं तो वो किस में होंगे, वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने एक सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर अपने अगर मैं बात कहना चाहूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किन में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सी लाइन बनती है हमारे पास, वो क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब जो एक जैसी चीज़ है वो एक जैसी चीज़ में ही क्या होती है, सॉल्युबल होती है। तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आयोनिक, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक नेचर के तो होते ही नहीं है, वो कोवेलेंट नेचर के हैं। तो इसलिए ये वर्ड तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि जो पोलर कंपाउंड है, ठीक। अब कोवेलेंट कंपाउंड की नेचर दो टाइप की होती है। कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे तो वहाँ डिटेल में करेंगे अपने कि पोलैरिटी क्या है और नॉन पोलैरिटी क्या है। तो यहाँ तो सिंपल की बात करते हैं कि जो पोलर कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में, लाइक वाटर। ठीक है। सेकंड, अगर नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक्स अपने कह सकते हैं बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इनमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्लियर होगी चीज। तो कोवेलेंट्स जो बॉन्ड है उस कोवेलेंट कंपाउंड्स को बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनकी अपने सॉल्युबिलिटी की बात कर ली कि ये किस में सॉल्युबल होंगे और किस में सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, अब अपने पास बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की वैलेंसी के ऊपर अपने बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मेन स्केलेटन कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन स्केलेटन है वो मेन स्केलेटन कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। तो कार्बन की वैलेंसी की बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो एक्चुअल में जो कार्बन है वो कार्बन कैसा होता है, टेट्रा। ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंस। कार्बन कैसा है हमारे पास, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन की जो टोटल वैलेंसी है वो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब वो 4 क्या हो सकती है, 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या क्या हो सकता है 2 सिंगल बॉन्ड, और 1 क्या हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है 1 सिंगल बॉन्ड और 1 क्या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है। तो कार्बन की जो टोटल वैलेंसी है वो टोटल वैलेंसी 4 है, और वो 4 वैलेंसी किस फॉर्म में हो सकती है, 4 सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या अपने क्या कह सकते हैं कि 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, या वो किस फॉर्म में हो सकता है 1 सिंगल बॉन्ड और 1
ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह से कार्बन जो डिफरेंट एलिमेंट के साथ अटैचमेंट शो करता है, वो अटैचमेंट का जो तरीका है वो इस तरह का इसमें अपने पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू अपने कह सकते हैं लीबेल एंड वांट हाफ। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लीबेल। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? लीबेल एंड वांट हाफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लीबेल एंड वांट हाफ के अकॉर्डिंग इसकी अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो अपने कहते हैं कि जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कंपाउंड कैसे बनेंगे? टेट्राहेड्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। किस टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है ये? टेट्राहेड्रल। क्या बनाएगा ये? टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनेगा जब इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मींस यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा इसके अंदर? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होगा बॉन्ड एंगल इसके अंदर? 109 डिग्री 28 मिनट्स। कि जब कार्बन टेट्राहेड्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो उस टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 109 डिग्री और 28 मिनट्स आपको इसका बॉन्ड एंगल मिलेगा। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको देखा जाए तो कार्बन की अपने कौन सी स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन की कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये सेंटर में आपके पास कौन है? कार्बन है। ठीक है, तो ये कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट से क्या रहता है? कार्बन अटैच रहता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो 3 बॉन्ड आ रहे हैं, ये वाले 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड सेम प्लेन के अंदर है। ये तीनों बॉन्ड किस में है? सेम प्लेन के अंदर है। इन तीनों का जो बॉन्ड का जो प्लेन है वो क्या रहता है हमारे पास? सेम रहता है। और जो फोर्थ बॉन्ड है वो फोर्थ बॉन्ड अपने कह सकते हैं डिफरेंट प्लेन के अंदर अपने पास प्रेजेंट रहता है, या अपने कह सकते हैं कि डायरेक्टेड बिहाइंड द प्लेन। ठीक है, डायरेक्टेड बिहाइंड द प्लेन। तो जो फोर्थ होगा, ये फोर्थ हमारे पास कैसा होगा? कोई सा भी एक बात कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कहा कि ये क्या है? बिहाइंड द प्लेन। तो 3 बॉन्ड्स तो किस में होते हैं? सेम प्लेन के अंदर होते हैं। और जो फोर्थ है, कोई सा भी फोर्थ ले सकते हैं, वो क्या होता है? बिहाइंड द प्लेन होता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट का आपको देखने को मिलता है। कोई भी 2 डिफरेंट बॉन्ड्स के बीच का देख सकते हो। यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का देख सकते हो, तो ये भी इतना मिलेगा। यहाँ पर ये भी ये है, ये भी आपको 109 डिग्री का ही मिलेगा। तो कोई भी 2 डिफरेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल आप चेक करोगे तो वो एंगल कितना मिलेगा आपको? 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर ये नहीं आता है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है जब अपने पास जो बॉन्ड है वो बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं है इसके, तो इसके लिए हमारे पास जो टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड्स हैं उनको 3D अरेंजमेंट के अंदर, जैसे ये अरेंजमेंट कौन सा हुआ इसका? ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है वो कैसा अरेंजमेंट है? 2D अरेंजमेंट है। मीन्स 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की मैंने बात की है। कैसा अरेंजमेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2D टाइप का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 3D अरेंजमेंट अपने को बताया कि इनको 3 डायमेंशनली अरेंज कैसे किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे?
3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, और इस 3D रिप्रेजेंटेशन को देने वाले जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास है वेज, ठीक है, और सेकंड साइंटिस्ट है हमारे पास डैश, ठीक है। तो इस 3D अरेंजमेंट को कार्बनिक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनको 3D अरेंजमेंट जो दिया जाता है उसको वेज एंड डैश साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको अपने क्या बोल सकते हैं, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन बोला जा सकता है। क्या नाम दिया जा सकता है इसको, नाम दिया जा सकता है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कैसे है इसको अपने चेक करें, कैसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो ये अपने कहा कि एक कार्बन है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिंगल कार्बन हो गया। अब यहाँ पर अपने को इसको जो रिप्रेजेंट करना है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने, कि जो ग्राफिक फॉर्मूला अगर अपने इसके बनाना चाहें तो कार्बन का, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ CH4 का, किसका एग्जांपल लिया, CH4 का। तो CH4 को मैं 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन इसका ये हो गया, ठीक है। और सेकंड रिप्रेजेंटेशन आप क्या कर सकते हो कि ये आपके पास कार्बन था और ये हमारे साथ क्या जुड़े हुए हैं, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया, 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन अपने इसका दिखा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट जो अपने ग्राफिक फॉर्मूले की अपने बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ वो इस टाइप से दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये कार्बन हो गया, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ रहा है वो कैसा है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को अपने क्या नाम दे सकते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। इसका जो मीनिंग क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है आप इसको कैसे भी शो कर सकते हो, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका मीनिंग निकालना है, ये जो बॉन्ड है वो क्या अबव द प्लेन है, ये जो बॉन्ड है वो कैसा है हमारे पास, अबव द प्लेन, जो प्लेन लेकर चल रहे हैं उस प्लेन के कैसे अबव में आ रहा है। और ये जो बॉन्ड हमने बनाया है, शो किया है, वो कैसा है, बिलो द प्लेन है। और ये जो दोनों बॉन्ड अपने शो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, अपने सेम प्लेन में शो कर रहे हैं। किसमें शो किए जा रहे हैं, सेम प्लेन में शो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला जो बना वो कैसा फॉर्मूला हुआ हमारे पास, वेज डैश फॉर्मूला, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो CH4 है, इस CH4 का अपने वेज डैश फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से इसका वेज डैश फॉर्मूला कहा जा सकता है। तो ये जो 4 हाइड्रोजन एटम थे, इन 4 हाइड्रोजन एटम का अपने डिफरेंट प्लेन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि कौन सा हाइड्रोजन एटम किस प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो डार्क लाइन शो की है, जो डार्क लाइन है वो जो शो करती है अपने पास, या अपने कह सकते हैं कि वो जो शोज कर रही है वो इंडिकेट द बॉन्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द प्रॉपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जर्वर जो है, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, तो ये हमारा प्लेन है, तो ये जो डार्क लाइन है वो डार्क लाइन किसको शो करेगी, मैं ऑब्जर्वर ये हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो डार्क लाइन ये शो करेगी कि जो हाइड्रोजन मेरी तरफ कौन सा है, ठीक है। तो हमारी तरफ जो हाइड्रोजन होगा इसको किससे शो करेंगे, अपने डार्क लाइन से। और जो इस प्लेन के नीचे है तो मेरे से दूर हो गया, तो इसको किससे शो कर दिया आपने,
डॉटेड लाइन से शो कर दिया। और जो इस प्लेन के अंदर अंदर आ रहे हैं इस तरह से, इसको किससे शो करते हैं कि जो सिंपल लाइन अपने शो की है उस सिंपल लाइन से अपने यहाँ पर शो किया जाता है। तो ये अपने रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस फॉर्म में अपने वेज डैश के अकॉर्डिंग अपने किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो अपने यहाँ पर बात देखा कि किस तरह से अपने तो 3 अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के साइन लगाए हैं, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन और सिंपल लाइन। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वीडियो जो अपने शूट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे पास अपने इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, इसके बारे में अपने डिस्कस किया जाएगा।